नमस्कार सर। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल है। आप हमारी वीडियोस लग गया तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं लोकसभा की वीडियो का टाइटल है मिनिस्टर सस्पेंडेड ओवर रिमार्क्स ऑन मोदी। ये तो होना ही था और ये होकर रहना था। सामने कौन था? मोदी थे और इंडिया था। तो खैर देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है फेस टू फेस वाले डॉक्टर रिजवान अहमद का। और ये जो मालदीव्स और हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो लेकर आना चाहिए। टाइटल है मिनिस्टर सस्पेंडेड ओवर रिमार्क्स ऑन मोदी एंड लक्षद्वीप। तो जी हाँ, बिल्कुल है कि तीन उनके जो घटिया, बेवकूफ, नीच जो मिनिस्टर्स हैं एक घटिया गवर्नमेंट की, उनके तीन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और ये सस्पेंड ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं है कि उनको लगा कि नहीं यार ये गलत हुआ है। उनको इस बात का एहसास कराया गया है कि तुमने बेटा बहुत बड़ा पंगा ले लिया, उसके बाद ये कदम उठाया गया। खैर चले देखते हैं कि डॉक्टर रिजवान क्या कहते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब इस टाइम जो बिल्कुल गरम गरम खबर सामने आ रही है वो ये है कि मालदीव्स गवर्नमेंट ने अपने तीन सीनियर मंत्री मिनिस्टर्स मिस मरियम, मालशा एंड मिस्टर हसन को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मैं इतना बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि ये बात फेक न्यूज है। पर क्योंकि अभी अभी ये बिल्कुल न्यूज आई है, जब मैं इस टॉपिक को स्टडी कर रहा था, तो इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर कर दिया है, मतलब मुझे लगता है कि डॉक्टर रिजवान ने थोड़ा पहले बना लिया, जब तक ये खबर की पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन अब तो पूरी दुनिया जान गई है भाई कि उन तीनों के साथ क्या हुआ है। और ये कार्रवाई मालदीव की गवर्नमेंट ने नहीं की है, ये कार्रवाई मजबूरी में करनी पड़ी है उन्हें, मजबूरी में करनी पड़ी। नहीं करेंगे अब, खैर अभी तो और भी बहुत कुछ होना है। तो ये भारत के लिए बहुत जलवे की बात है, क्योंकि माना जाता है कि इस टाइम जो सरकार मालदीव में है वो चाइना के पक्ष में है और चाइना के हिसाब से अपने फैसले ले रही है। और अगर नहीं भी किया है तो बड़ी खुशी की बात है कि मालदीव में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने ही मुल्क पे घूमने पे आपत्ति करी गई, और किस बात पर आपत्ति करी गई? तो मालदीव से टक्कर लोगे, तो मालदीव के बराबर सफाई लाओगे, तो मालदीव के बराबर टूरिस्ट लाओगे। और ये सारी बातें एक चीज को सामने दर्शाती हैं कि नेता का कद हो कितना बढ़ा गया है। और वो इसका यही नतीजा है कि जहां प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए, वहां पर लगभग 7 से 8 हजार बुकिंग लक्षद्वीप की हुई हैं। और मालदीव के मिनिस्टर्स ने जो माने नरेंद्र मोदी जी की विजिट का मजाक उड़ाया और भारत का मजाक उड़ाया है, उसके चलते मालदीव की में कैंसलेशन शुरू हो गए हैं और बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड शुरू हो गया है। ये मालदीव तो बहुत अच्छा एक बीच, एक छोटा सा एक आर्किपेलागो था, लेकिन ये कोविड के टाइम पर हमारे सितारों ने इसको बहुत चमकाया। जब पूरा देश मर रहा था तो हमारे सितारे घूमने के लिए मालदीव जा रहे थे और वहां से अधनंगी फोटो में डाल रहे थे। और हमारा देश भी यार अजीब है, उनकी अधनंगी फोटोओं को देख देख के मजे ले रहा था और ये नहीं पूछ रहा था कि यार जो तुम मालदीव घूमने जा रहे हो देश को कोविड में छोड़कर, यार ये पैसा देश के नाम कर दो। खैर, हमारे भारत की जो राष्ट्रभक्ति है और नेशनलिज्म है वो वाकई एक बहुत अलग तरीके का है, जो बुरा ना मानिएगा, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, या बुरा ना मानिएगा अगर ये बोलूं तो अक्सर मुझे समझ में नहीं आता है। तो जो ये मालदीव का जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये बौखलाहट जो है और जो ये परेशानी है, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मालदीव ने बोला है कि जो भारतीय है वो स्केलेटन फोर्सेस मालदीव में पड़ी रहती हैं, उनको भारत हटाए। और भारत के जो प्रोजेक्ट मालदीव में चल रहे हैं उसके लिए भी कहा जा रहा था कि इनको बंद करा जाएगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल वहां पर गवर्नमेंट है ये प्रो चाइना गवर्नमेंट है। मालदीव में मुख्य तौर पर 2 नेशनल पार्टीज हैं, एक हो गया आपका प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और एक हो गया मालदीव डेमोक्रेटिक फ्रंट। जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है ये मूलतः चाइना के साथ है, और जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है ये मूलतः भारत के साथ है। मालदीव 100% सुन्नी इस्लामिक नेशन है। अब हुआ ये 2018 में जो अब्दुल्ला यासीन हुआ करते थे इनके प्रेसिडेंट,
वो भी बहुत करीब थे चाइना के, और वो भी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स को बिलोंग करते थे। अब जब उनको ये लगा, जब वो उनका जब टर्म खत्म होने लगा, तो उन्होंने यकायक टर्म खत्म होने से कुछ दिन पहले उन्होंने यकायक अनाउंस कर दिया कि फिर से मैं चुनाव इलेक्शंस मिड टर्म अनाउंस कर रहा हूं। कि जो राइवल थे मोहम्मद नशीद, जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे, करप्शन के आरोपों में उनको कन्विक्शन हो चुका था और वो देश छोड़कर भागकर कोलंबो जाके बैठ गए थे। तो ये जो अब्दुल्ला यामीन था, जो बेसिकली अपने को प्रो चाइना लीडर बताता है, थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता रहा हूं, तो इसने यकायक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिए ये सोच के कि मैं क्लीन स्वीप दे दूंगा। हुआ ये कि जितनी भी मालदीव में पॉलिटिकल पार्टीज थी, छोटी बड़ी सब मिलाकर, वो सारी एक साथ आ गई यमीन को हराने के लिए, मोहम्मद अब्दुल्ला यमीन को हराने के लिए, और उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्ला यमीन को हरा भी दिया। लेकिन हुआ यह कि मोहम्मद नशीद अब यहां के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, क्योंकि वो उनका कन्विक्शन हो चुका था। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट चुना गया, मोहम्मद सुलेही। तो मोहम्मद सुलेही किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसका रुझान भारत की तरफ था। और उन्होंने फिर जो अब्दुल्ला यमीन था, कौन? जिसने इलेक्शन डिक्लेयर किए थे, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स का, जो अपने को चाइना का दोस्त बताता था, उसको उन्होंने बहुत से करप्शन के आरोपों में फंसा के उसको शायद 7 या 8 साल का कन्विक्शन हो गया। इनका भी कन्विक्शन हो गया, मोहम्मद नशीद का भी कन्विक्शन हो गया। मोहम्मद नशीदी यहां पे प्रेसिडेंट बनते, लेकिन वो नहीं बन पाए क्योंकि उनका कन्विक्शन हो चुका था। तो एक कंसेंसस कैंडिडेट जो मोहम्मद सुलेही बने, वो यहां के कैंडिडेट बन गए। अब जब यमीन को मौका मिला वापस राजनीति में आने का, अब यमीन जो था वो वापस आना चाहता था, लेकिन आ नहीं सकता था, जैसा मैंने बताया उसका भी कन्विक्शन हो चुका था। तो उन्होंने अपना एक कंसेंसस कैंडिडेट किया, खड़ा करा, मोहम्मद मुजियू करके, MUIZZU उन्होंने खड़ा करा। यहां तक सब ठीक थी, और उन्होंने एंटी इंडिया रेटोरिक शुरू किया वापस राजनीति में आने के लिए, और अपने ऊपर से करप्शन के चार्जेस को डाइल्यूट करने के लिए इन लोगों ने एंटी इंडिया कैंपेन शुरू किया, जिसने शुरू में असर नहीं पकड़ा। अच्छा देखिए, ये बड़ा जबरदस्त मूव इनको लगा था कि होगा। ये इंडिया आउट के टी शर्ट पहन के घूमते थे और पूरा वो करते थे, मतलब एक तरह से बिल्कुल बायकॉट इंडिया वाला इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था। अब जब इंडिया ने बायकॉट करना शुरू किया, तब इनकी हालत खराब होनी शुरू हो गई। आप समझ रहे हैं? आपने पूरा इलेक्शन कैंपेन इंडिया आउट पे किया। अब जब इंडिया आउट हो रहा है, जब इंडिया आउट हो रहे हैं, इंडियंस आउट हो रहे हैं मालदीव से, तब इनको समझ में आया कि ओहो भारी गड़बड़ी हो गई। मैं कहता हूं ना, इनका मेंटल लेवल ही बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। ये बिल्कुल पाकिस्तानियों की तरह सोचते हैं, मतलब ये जो पार्टी है, पहले तो कर दो यार, उसके बाद समझेंगे कि क्या हुआ। अब जैसे इमरान खान, ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, पता नहीं क्या क्या, हमने उधर 370 हटाया जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था, उनको मिर्ची लग गया, कारोबार बंद करो, संबंध बंद करो। अब रो रहे हैं यार, अब कारोबार दोबारा शुरू कर लेते हैं। मतलब वो नहीं रो रहे हैं, पाकिस्तानी रो रहे हैं, महंगाई झेल रहे हैं, सब्जियां नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अब उनको समझ में आ रहा है कि यार ये तो भारी गड़बड़ हो गई। तो मोइजू ने, ये बिल्कुल पाकिस्तानियों वाली थिंकिंग है। अब चूंकि चाइना दोस्त है ना भाई, तो थिंकिंग कैसी होगी? तो इन्होंने भी वही काम किया, लेकिन इन्होंने इस बात का जरा भी ख्याल नहीं किया कि अगर इंडिया आउट हो गया वहां से, तो आपका क्या होगा? फिर तो मैच ही खत्म हो जाएगा ना यार। इंडिया जब तक है वहां पे मैच चल रहा है, इंडिया आउट हुआ तो मैच खत्म। मैच खत्म तो कौन जाएगा वहां पे भाई? खाली स्टेडियम में कौन जाता है मैच खत्म होने के बाद? तो यही हुआ है उनके साथ। अब उनको लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब टूरिज्म जाएगा, इतना सपोर्ट किया इंडिया ने, वो भी सपोर्ट जाएगा। हर मुश्किल वक्त में मालदीव के साथ खड़ा रहा है भाई इंडिया। मुझे याद है वैक्सीन सबसे पहले हमने पहुंचाई उनके यहाँ, कोरोना में मर रहे थे, हमने पहुंचाई वैक्सीन। इसके अलावा भी हमने पता नहीं क्या क्या किया है। लेकिन बेसिकली ये लोग, वही चक्कर है कि इनको नफरत है, नफरत है इनको। ये बेसिकली रेडिकलाइज्ड माइंड वाले हैं, और इनको धार्मिक मजहबी नफरत है इनको मोदी से।
तो लो भाई झेलो। अब मोदी ने तो मालदीव का नाम तक नहीं लिया, वो तो अपने एक इलाके में गए, लक्षद्वीप में गए, उन्होंने प्रमोट किया कि भाई आइए यहां भी घूमना चाहिए। अब समझ नहीं आता कि मतलब भारत का पीएम अगर भारत की एक जगह पर जाकर अपने देश के लिए प्रमोशन कर रहा है तो उनको क्यों मिर्ची लग रही है? तो ले लो भाई, फिर मिर्ची ढंग से लगा लो फिर। लेकिन जब जून 2022 में आप लोगों को याद होगा मालदीव्स के एक स्टेडियम में योग दिवस बनाया जा रहा था जिसमें लोग घुस के आ गए थे और मारपीट हुई थी, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको वो मारपीट दिखा नहीं सकता हूं। योग दिवस के दिन एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है मालदीव्स में। जो एंटी इंडिया पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू किया था कि गेट आउट इंडिया, अपनी फोर्सेस लेके जाइए, अपने प्रोजेक्ट लेके जाइए, उनको ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी। योग दिवस के दिन जो एक हम लोगों का नेशनल कैंपेन होता है, हर एम्बेसी में हर जगह हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो लोगों को इनवाइट करते हैं और एक ऑर्गेनाइज फंक्शन किया जाता है, जो डिस्पुरा होता है, उन्होंने एक स्टेडियम में चीज को ऑर्गेनाइज किया और उस टाइम एंटी इंडिया कैंपेन भी चल रहा था। इसको वहां पर रंग दे दिया गया एंटी इस्लामिक। और पढ़ने में यह आता है, क्योंकि अभी जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा था, जितने भी यहां पर आप देखिए जो असर पड़ता है, जितने भी यहां पर बातें होती थी, जो नैरेटिव सेट किए जाते थे, वो वहां पर भेजे जाते थे। सोशल मीडिया पर आजकल हर चीज हर आदमी देख रहा है। तो वहां पर एक एंटी इंडिया माहौल बनना शुरू हुआ। योग दिवस के दिन से वहां की राजनीति में ट्विस्ट आया और उन्होंने यह कहा कि इंडिया अपना कल्चर एक 100% इस्लामिक मुल्क के ऊपर थोप रहा है। पार्टियां दोनों मुस्लिम हैं, एक इंडिया के करीब है, एक चाइना के करीब है। तो जो चाइना के करीब थी, जाहिर बात है उनके अब्बू ने उनको यह सजेशन दिया कि भैया इस चीज को एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक करके इस चीज को शुरू कर दो, तभी जाकर कामयाबी मिलेगी। तो उसका यह नतीजा है फाइनली आते हुए कि प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप जाने के बाद जो हलचल मालदीव्स में मची है, यहां की जो बुकिंग्स हुई हैं उनको देखकर 125 बुकिंग डेरोगेटरी कमेंट आने से पहले मालदीव्स की कैंसिल हो गई थी और लोगों ने प्रोग्राम लक्षद्वीप जाने का बना लिया था। लेकिन जब से बॉयकॉट मालदीव्स ये हवा उड़ी है, कई बुकिंग्स मालदीव्स की कैंसिल हो रही हैं और लोग लक्षद्वीप की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ अ लीडर, पावर ऑफ अ सिंपल ह्यूमन हु इज नाउ अ लीडर एंड हु इज नरेंद्र मोदी। कि कभी तो अगला अपनी आईएनएस चेन्नई को सोमालिया तक भेज देते हैं भैया, हैं रेड सी से तो वहां की फोर्सेज आ नहीं पाती और हमारी फोर्सेज वहां पहुंच जाती हैं। और आज ये जलवा है कि साहब वो लक्षद्वीप चले गए तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब लेटेस्ट जो खबर यह है, जैसा मैंने बताया कि मिस मरियम को, मालसा को और मिस्टर हसन को, पर वो ये कह रहे हैं ये फेक न्यूज है। लेकिन कई वहां के नेताओं ने इस बात का घोर खंडन किया है कि एक फ्रेंडली नेशन होते हुए भारत के साथ आप स्टेट ऑफ द हेड की इस तरीके से आलोचना कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये सब एक पावर ऑफ अ लीडर है, ये सब पावर ऑफ एन इंडिविजुअल है। वरना यार कोई प्रधानमंत्री कहीं जा रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन किसको नोटिस कर रहा है, कहां टूरिज्म पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब अपील कर दी तो वो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी को आपने टारगेट कर दिया और भारत को आपने टारगेट कर दिया तो आपको भी झेलना पड़ेगा। तो एंटी इंडिया गवर्नमेंट होते हुए, जो खुली गवर्नमेंट एंटी इंडिया है, अभी से नहीं, ट्रेडिशनली एंटी इंडिया है और एंटी मोदी है। एंटी मोदी स्पेशली इस बार है, वहां पे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव भी बहुत खेला गया है। योग दिवस जैसा मैंने आपको बताया एक स्पार्क बन के हो गया था, वो पार्टी जो बिल्कुल धरातल पर पहुंच गई थी वो बाउंस बैक कर गई थी। देखना यह है कि क्या इन वाकई तीनों को सस्पेंड किया है। अगर किया है तो यह नरेंद्र मोदी का जलवा इन दी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना बना रहा है भारत के चारों तरफ, वहां और भारत का जलवा बढ़ेगा। और अगर नहीं भी किया है तो पता चलता है कि आज इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि वो लक्षद्वीप अगर जाता है तो मालदीव्स के लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि हमारे टूरिज्म को, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को ये अफेक्ट ना कर दे। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इसका एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बताया
और बस इंतजार मुझे ये देखना है कि क्या इन तीनों को सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि पार्टी एंटी इंडिया वो अगर सस्पेंड कर देती है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। फ्लैश यही हो रहा है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन एक आउटपुट ये देखने को मिल रहा है, सोर्सेज ये बता रही हैं कि नहीं ये एक फेक न्यूज है, और बिना चीज को कंफर्म करे मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और चलते चलते भैया मिशन भारत की तो लॉटरी लग गई। जब हमारे कर्नल दिलीप साहब ने हमको फोन किया, जैसा मैंने बताया कि आर्मी डे सेलिब्रेशन था, तो भैया आज हम लोग, जैसा मैंने आप लोगों से बोला था, आज हम लोगों ने गाड़ी मैजिक बुक कराई सुबह 9 बजे। मैं भी कल रात को फार्म मिशन भारत पहुंच गया था भाई, हम लोग वहां पर 12:30 बजे पहुंच गए। क्या ओपनिंग मिली है, क्या एक्सपोजर मिला है, किसको? मिशन भारत के बच्चों को, कैडेट्स को। अरे ब्रदर, कौन सी ऐसी गन थी जो वहां नहीं थी? कौन सी ऐसी फील्ड गन थी जो वहां नहीं थी? टैंक्स, फील्ड गन्स, स्मॉल वेपन्स, मशीन गन्स, मिलिट्री जीप्स, रडार सिस्टम्स वगैरह वगैरह वगैरह, हेलीकॉप्टर लैंडिंग, क्या क्या नहीं था। और कैडेट्स को क्या आकाश सर्विस टू एयर मिसाइल, क्या एक्सपोजर मिला है, क्या एक्सपोजर मिला है। और हमारे जो गेस्ट थे, मींस हमारे कैडेट्स साहब, वो तो सेलिब्रिटी बन गए। अरे भाई, कितने लोगों ने उनके साथ आके फोटोग्राफ खिंचाई है, कितना मीडिया ने उनको वहां पर, हमारे प्रिंट मीडिया ने लखनऊ को उनको कवर किया है। जिस भी टैंक पर चढ़ रहे थे वही उनका भारत माता की जय जय जय, मिशन भारत की जय जय जय, भारतीय सेना की जय जय जय। लोग उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे मेरे भाई। मार्चिंग करके उनको दिखाया। और कर्नल दिलीप साहब ने हम लोगों के लिए लंच का इंतजाम किया। मैंने बहुत मना किया उनको, उन्होंने कहा नहीं, वो बाहर से इतने बढ़िया लंच पैकेट्स बनवा के लाए पूरे कैडेट्स के लिए। और क्या मतलब, हमारे कैडेट्स को वेपन हाथ में दिए टच करने के लिए, इतने पॉपुलर थे, इतना प्यार मिल रहा था वहां के जो हमारे जवान थे आर्मी के, इतना उनको प्यार मिला है, इतना सम्मान मिला है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। एंड ये चीज जो शुरुआत हुई है, करते तो हम पहले भी, पर आपने इस काम को कितना आसान कर दिया। रेगुलरली हम इन लोगों को लाते रहेंगे, लेकिन क्या एक्सपोजर मिला है। मैं तो सोच रहा था 2 साल बाद इनकी एयर राइफल शूटिंग स्टार्ट कराऊंगा, ये मेरा टारगेट था। अब मुझे क्या पता था मेरे बच्चे AK-47 और हैवी मशीन गन, लाइट मशीन गन छू छू के देख लेंगे। अब 2 साल बाद जब एयर गन लेके पहुंचूंगा इनके पास, तो ये कहेंगे श्रीमान क्यों मूर्ख बना रहे हो हम तो कौन कौन सी मशीन गनें उठा के आए और आज हमें एयर गन दे रहे हो। लेकिन इट वॉज ए वंडरफुल ओपनिंग। लखनऊ ये लोग पहली बार आए थे, और पहली बार आए और कैंटोनमेंट गए, और कैंटोनमेंट गए, इतनी आर्मी देखी है। बस मैंने इनसे यही कहा कि आज बच्चों तुम लोग इस तरफ हो, तुम्हें आगे जाके कभी उस तरफ जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। एंड यस, मिशन भारत में प्लीज कंट्रीब्यूशंस रोक दीजिए जब तक अगली रिक्वेस्ट मिशन भारत की तरफ से ना आए। वो आएगी April 6, 2024 को। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जय हिंद। तो दोस्तों चलिए, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और बढ़िया है। अब आते हैं हम लक्षद्वीप पे, मालदीव्स पे। तो देखिए, जब कोई बहुत ज्यादा शाना बन जाता है ना, तो उसको, समझ रहे हैं ना, क्या खाना पड़ता है। तो वही हुआ है मालदीव्स के साथ। बेसिकली चाइना के चक्कर में फंसकर मालदीव्स ने अपने आप को तबाह कर लिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई है, मालदीव को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतने से बात नहीं बनने वाली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने साल भर में ये मोइज़ू जो साहब हैं, इनकी गवर्नमेंट भी चली जाएगी। आज मैं आपको बता रहा हूं, इससे चाइना का डबल फायदा हुआ है। पता है क्या? भारत के लोग जिस तरह से मालदीव्स को देखते थे, देखिए हम क्या है ना कि हमारी एक फिलॉसफी बड़ी शानदार है भाई साहब। हम अच्छों के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन जिसने हमसे दगाबाजी की, जो हमारे लिए बुरा कर रहा है, उसके लिए हमसे बुरा आदमी कोई नहीं। और ये इंडियंस ने अपना संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि देखो, जब बात भारत की आती है ना, वो ठीक है, हो सकता है कि किसी के PM मोदी के विचार से मतभेद हो, ये है, फलाना है, ठिमकाना है। कुछ लोगों के हमेशा रहेंगे, इस मुद्दे पर भी रहेंगे, इस मुद्दे पर भी खा भारत के रहे होंगे, गा मालदीव्स के रहे होंगे। लेकिन तब भी जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस हैं, वो एक हो गए आते हैं और अपनी ताकत बताते हैं कि देखो ये है भारत।
140 करोड़ का है, इसमें से 10 करोड़ नहीं भी साथ में आएंगे तो 130 करोड़ साथ में, और 130 करोड़ लोगों की ताकत का अंदाजा नहीं है किसी को। और मालदीव उलदीव क्या है यार, इत्तू से हो तुम, फड़फड़ा रहे हो तो भुगतो। और ये सिर्फ महीने 2 महीने का इंपैक्ट नहीं है गुरु, ये अब लाइफ टाइम इंपैक्ट हो गया तुम्हारे ऊपर, लाइफ टाइम। और आने वाले टाइम पे अभी आप देखना, लक्षद्वीप ऐसा डेवलप किया जाएगा, ऐसा, फिर देखना दुनिया भर से कैसे लोग आते हैं। देखिए, पॉलिसीज के खिलाफ आप हो सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन किसी हेड ऑफ द स्टेट को जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है मालदीव्स की गवर्नमेंट के मंत्रियों के द्वारा, नाकाबिले बर्दाश्त है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अभी तो कुछ नहीं हुआ मालदीव वालों, जितनी गालियां देनी है तुम इंडियंस को दे लो। इंडियंस गालियां नहीं देंगे, इंडियंस तुम्हें रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे, और उस रिजल्ट का असर ये होगा कि भीख मांगने पर मजबूर होगे तुम लोग। और जो चाइना का फायदा मैं बता रहा था, चाइना देगा तुम्हें लोन। चाइनीजों को बोलो कि आए जरा वो मालदीव्स घूमने, बुलाओ, पूरा करो। देखो, करीब 11% भारत जाते हैं, मालदीव की जो टोटल टूरिस्ट आते हैं उनमें से 11% भारतीय जाते हैं, लेकिन उन 11% का जो खर्चा, मतलब वहां पे जो करेंसी एक्सचेंज होती है ना, वो तुम्हारे पूरे टोटल टूरिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो बड़ा हिस्सा है। आई थिंक 35-40% से ऊपर होगा हिस्सा। एक तो वो गया, दूसरा तुम्हें मजबूरी से अब चाइना से कर्जा लेना पड़ेगा, और वो तुम्हें ट्रैप में फंसा देगा। चाइना ने श्रीलंका का क्या किया है, चाइना ने पाकिस्तान का क्या किया है, ये तुम्हारे साथ होना है। और देखो, तुम्हारे साथ ये होना था, ये उसी वक्त लिख दिया गया तुम्हारी किस्मत पे मालदीव वालों, जिस दिन तुमने तुम्हारे राष्ट्रपति को तुमने चुना, और वो राष्ट्रपति मालदीव्स में कोई भी प्रेसिडेंट चुना जाता था, उसका पहला दौरा भारत होता था, तो क्योंकि भारत नेबरिंग कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है आपकी। जब घर में आग लगती है ना, तो पास का दुश्मन भी आ जाता है आपका आग बुझाने, दूर के दोस्त नहीं आते। तो भारत हमेशा से उसने ऐसे काम किए हैं। खैर, अलग बात है। लेकिन आप चले गए टर्की, भारत का दुश्मन। उसके बाद आप कहां चले गए, चाइना। आपको लगा कि ओहो, हम बड़े ड्रैगन के पास चलते हैं, हम भारत से बड़े आदमी से मिलेंगे, तो जाओ। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो उइगर मुसलमानों के साथ चाइना करता है ना, उसके बाद भी तुम वहां पे जा रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हारे गले में वो पट्टा डाल चुका है, और तुम लोग समझ जाओ कि क्या हो। ये मैं आपको अब्यूज नहीं कर रहा हूं, आपको रियलिटी दिखा रहा हूं कि अगर आप इतना इस्लामिक नेशन कर रहे हो ना, तो आप उस देश के साथ कैसे दोस्ती कर सकते हो जो उइगर मुसलमानों के साथ कर रहा है चाइना। नमाज नहीं पढ़ने देता, रोजे नहीं रखने देता, दाढ़ी नहीं रखने देता, 16-18 हजार मस्जिदें तोड़ चुका है, लगातार खबरें आ रही हैं, कुरान को बदलने के चक्कर में है वो। आप देख लेना, 5-7 साल रुक जाओ, 10 साल, उसके बाद भी आप उसके चंगुल में जा रहे हो। और आपने किससे पंगा लिया, जो आपका हितैषी है, जिसने जब भी मालदीव के लोगों पर संकट आया, भारत ने सबसे पहले मदद की, आपने उससे पंगा लिया। तो भाई लो पंगा फिर। तो मोइजू साहब, आपका हो गया है मोए मोए, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। रिजवान ने, अंकल रिजवान ने जिस पर रिएक्शन किया था लोग साहब ने, उन्होंने अच्छी बड़ी ठुकाई कर दी मालदीव की। औकात याद, दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो औकात याद दिला दी। तो बात तो जो है ना, आज मुद्दा 2-3 दिन से जो चल रहा है ना, बड़ा यार गर्म टॉपिक हो गया। मालदीव के ऊपर ही अक्सर पता नहीं कितने यूट्यूबर हैं, इंडियन पाकिस्तानी, जितने जहाँ भी, वो ज्यादा मालदीव को ही आज उठाया हुआ है। हाँ जी। तो मालदीव के साथ जो हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए था, बहुत बुरा हो गया, नहीं होना चाहिए था। क्यों, आज वो कुछ अच्छी दिशा में जा रहे थे। कैसे
अच्छा मतलब अच्छे हालात हो गए थे वहां पे जा रहे थे, इंडिया के साथ का मतलब मिलके अच्छी मतलब ये काम चल रहा था, लेकिन ये थोड़ी सी बात पे काम कितना हो गया, ये ट्वीट जो लिखे गए, वो जो बात बोली गई, उसकी वजह से आज देखो बाइकाट हो पड़ा है। जाहिर सी बात है भाई, ये मुल्क का बात से मैं प्राइम कहता मिनिस्टर हूँ, हो बाइकाट नहीं करना चाहिए था यार, भाई, मुल्क का क्योंकि प्राइम वो मिनिस्टर हो, छोटी उसके बारे कंट्री में है, इंसान धरती का पुतला है, हो सकता है वो किसी के कहने पे बोला गया हो सकता तो चाइना की वो बोल रहे हैं रिजवान साहब भी कि चाइना देता है, उनको देता है। चाइना ने नहीं कहा हो, चाइना ने ना लफ्ज कहे हो, अपनी मदद अपने खुद ही बोल रहे हो, ये भी तो हो सकता है। चाइना के ऊपर तो ब्लेम लगाई जा रहे हैं भाई। हमारे असल भाई या जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं, जब भी कंपैरिजन इंडियन के का होता है, इंडिया के डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट आता है, तो अक्सर क्या करता था भाई, चाइना क्या इससे बेहतर है। अब क्या चाइना ने डायरेक्ट आके से तो कहा था कि हमारा मुकाबला करवाओ? असल में ये सोच है, चाइनीज ने हमारे पाकिस्तानी में भी ये सोच डाली हुई है, और जो उनके नीचे दूसरे जिनको कर्जा दिया उनके जिलों में भी ये सोच चली गई है कि यार चाइना बेहतर है इंडिया से, तो इसलिए हो सकता है चाइना की वजह से ये तो बात हकीकत है कि चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा बुरा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना ने डायरेक्ट आगे नहीं कह रहा, लेकिन सोच का डिफरेंस है। अच्छा, गुलामी वाली सोच पता क्या है, अक्सर मैं यूट्यूबरों को भी देखता रहता हूँ, आस पास अपने दोस्त यार भी, वो ये कहते हैं कि चाइना जो है ना, इसका मकसद है कि सबको कब्जा है, ठीक है। असल जो कब्जा ग्रुप है ना, असल जो कब्जा ग्रुप है दुनिया में, नहीं आप सब बोल रहे हैं, वो एक कंट्री है अमेरिका, वो है अमेरिका, दूसरा इस्राइल के जरिए। आप देख लो जैसे हमास को वो कब्जाने की ही, मैं तुझे ये पक्की बात बताता जाऊं, ये जो हमास की जंग शुरू करवाई गई है, ये की नहीं कि ये करवाई गई है अमेरिका की तरफ से। अच्छा, हमास के ऊपर जो अटैक करवाया गया या हमास का इस्राइल के ऊपर करवाया गया, ये अमेरिका की मिली भगत है। अच्छा, वो बोल रहा था ये चाइना को कब्जा ग्रुप कह रहा है, आप छोड़ दें, चाइना सिर्फ पैसा कब्जाता नहीं, वो दाना फेंक कर अब तू देख नहीं, चाइना ने श्रीलंका में पैसा लगाया, श्रीलंका के पास पैसा दाना फेंका है। चाइना को उन्होंने कहा है कि आपके पास 2 साल का मुद्दा देते हैं, आप 2 साल में कर्जा किसी से ले ले, या अपनी इकोनॉमी बढ़ा ले, या अपने बिजनेसमैन से बात कर ले, जिस तरह भी हमारा कर्जा दे, तो बस ठीक हो गया। अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं, हम आपकी कंट्री को ग्रो कराएंगे, हम आपके साथ चलेंगे, आपके अच्छे दिन भी आ जाएंगे। अच्छा, फिर देखो, लेकिन वो दूसरी आसपास की जो कंट्री है, उनकी भी बातें मानी जाती है, सुनी जाती हैं, फिर कहा पाकिस्तान को कहाँ कब्जाया चाइना ने, बता मुझे, तुम्हें पता लगेगा जब भाई पैसे देने पड़ेंगे ना चाइना को, तो तब पता चलेगा कि सी पैक में लगे हुए हैं। पहले वीडियो में तारक साहब की बात सुनी आपने, क्या कहा था? पाकिस्तान अवाम के ऊपर कर्जा नाम का ही है, कर्जा जिन्होंने लिया है वही बातें करे, पाकिस्तान का सी पैक थोड़े उठा के ले जाना। भाई वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का जो कर्जा है, सी पैक के पैसे वो लंदन में पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा भाई सी पैक की जो रोड बन गए हैं, वो उठा के तो नहीं ले चाइना वाले ले जाए। अच्छा, फिर देखें वो इतना कब्जा ही करेंगे, वही बात हो गई। आप मुझे वो दिन बता देना जिससे चाइना पाकिस्तान में कब्जा करेगा, सी पैक वाली जगह पे कब्जा करेगा। फिर मालदीव में यही किया, मालदीव में किया टॉन्ट इंडिया को, उनको ये नहीं पता था कि उनकी इकोनॉमी चल रही है इंडियन टूरिस्ट पर। मालदीव ने ये कहा दिया उनके मिनिस्टर्स ने कि भाई हमारी जैसी सफाई लाओ जी, हमारे जैसी वो टूरिस्ट लाओ जी, हमारे जैसी वो हमारे टक्कर के सफाई। अगर समंदर की सफाई देख लेना, मालदीव से इंडिया की ज्यादा है। वो मोदी साहब को बोतल लगाते हुए आपने देखा था वो भाई, और मालदीव की भी देखी आपने, जब मैंने इधर और इधर देख लो, मोदी साहब की बहुत पिक्चर्स वगैरह देखी है, मुझे बिल्कुल लगा कि ये कहीं मालदीव का हिस्सा है, और मालदीव का जो ना सी बीच है वहां पे खड़े हैं। नहीं, लेकिन वो मालदीव नहीं मालूम हुआ कि ये तो लक्षद्वीप में खड़े हैं, वहां की पिक्चर मालदीव नहीं था। अच्छा, फिर देखें मालदीव पर इंडिया ने एहसान किया कोविड के दौरान। पहले जो स्टार्स गए, इंडियन स्टार, रिजवान ने पिक्स दिखाई, इंडियन स्टार्स गए, जिसकी वजह से उनका टूरिज्म और ज्यादा बढ़ गया, चमका है मालदीव। और कोविड के दौरान इंडिया ने उनको वैक्सीन भी दी, तो देखिए आज वही उनको भौंक रहा है। अच्छा, मुझे लगा था कि जो 3 इनके मिनिस्टर है ना, 2 लड़कियों लड़का, उन्होंने जिस तरह कमेंट्स किए हैं, ट्वीट किया है, लेकिन
पता तो मुझे ये अब चला है कि जो उनका मिनिस्टर है उसने भी जो शर्ट पहनी बाइकआउट इंडिया हाँ है। ये थी कैंपेन थी, ये मुझे लगता है इलेक्शन कि ना बकायदा मेरे ख्याल में कैंपेन ये इलेक्शन कैंपेन थी, उसकी इलेक्शन कैंपेन में ये लिखा हुआ था कि इंडिया आउट है, आप भुगतो, आप भाई, जब अब इंडिया जा रहा इनके है हालात बहुत खराब होने वाले बहुत हैं, खराब ज्यादा वाकई में होंगे। बहुत खराब होने वाला जिस तरह देख लें कि वो कनाडा और इंडिया के देख लें कि अभी तक मसला चल रहा है। यार ये इन मालदीव वालों को मेरे ख्याल में कनाडा की सिचुएशन का नहीं पता चला, कतर का नहीं पता चला कि कतर के साथ क्या हुआ। कतर जो 8 नेवल ऑफिसर थे उनको डेथ सेंटेंस उन्होंने दिया था, फिर और वापस उसके ले बाद वापस ले लिया। ये है बात। हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। फिर आलोक साहब ने एक और डाटा दिखाया कि इंडिया 2 लाख से ऊपर जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ मालदीव, तो सबसे ज्यादा जो टूरिज्म जाता है ना इंडिया के से जाता है मालदीव को, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स हैं। मैं तो कहता हूँ कि मालदीव की बजाय इंडियन जो टूरिज्म उधर जाता है मालदीव में, वो इंडिया के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करे, वो बेहतर नहीं? ये भी वही वो करने जा रहे हैं, अब ऐसे मोदी का मिशन अब तो वही यही करने है। जा रहे हैं भैया। और ये जो बेस्ट बनता है वो बनता भी यही, अपनी कंट्री को प्रमोट करो। यार हमारा जो इतनी मतलब खूबसूरत कंट्री है और बहुत लंबा चौड़ा हिंदुस्तान है, तो छोटी मोटी कंट्री तो है भी नहीं। अच्छा फिर मजहबी नफरत है भाई, वो रिजवान साहब भी बता रहे थे कि मोदी साहब से इस मुइज़ों को मजहबी नफरत है। हालांकि मैं कहता हूँ ये हो मालदीव भी से सकता है। मालदीव से कई ज्यादा मुस्लिम जो है वो इंडिया में, कई ज्यादा 25 करोड़ के ऊपर, 20 के ऊपर परसेंटेज वो के हिसाब से बता रहे हैं ना। परसेंटेज नहीं, वैसे टोटल वो तो अमाउंट टोटल बहुत तो ज्यादा। सबसे ज्यादा नंबर 1 मेरे ख्याल से इंडिया में है। इंडोनेशिया भी बाद में होगा, इंडिया तो में भी एक होगा। बहुत बड़ी तादाद है मुस्लिम की। इंडोनेशिया तो में फिर सबसे क्यों ज्यादा मजहबी मुस्लिम नफरत है। करते हैं, क्यों मजहबी नफरत? फिर ये वोट बैंक के लिए करता हो या वाकई में इतना वो सच्चा पक्का मुसलमान है? सच्चा पक्का मुसलमान हो तो उधर के मुसलमान नहीं इंडिया में, हाँ ये बात भी है। उधर उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए ना उसको, अगर वो नफरत भाई मजहबी लिहाज मैं से। एक ना सलाह मशवरे के तौर पर ये कह रहा हूँ, इंडिया इतना खूबसूरत है, आप वहां पर घूमे फिरे, ये उसको आप ऐसे ही होगा। मेरे को मालदीव को पता चलना चाहिए कि जो उसने कदम यार उठाया है। लक्षद्वीप में जो गया है अब मोदी साहब गए, देखना अब लक्षद्वीप के किस्मत देखना भाई क्या वो तो चल- हमें पता है, वो फाइटर जेट वाला मैंने को भूल गया है, जो एक मर्तबा उसमें उड़ान भरी और देखने को उसके फिर लाइनें लग गई कस्टमर की। चला जी, शानदार थे वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में नाडा साहब, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।